क्योंकि अर्नब चाहता था कि सलोनी जी राजादा हाउस जाकर उन लोगों का इंतज़ार करे और उनके स्वागत की तैयारी करे। सलोनी जी ने भी उसकी बातों को मान लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उनका अरु अच्छी तरह जान गया है कि वो थक चुकी हैं और वो आज तक कभी भी पूरी रात जगी नहीं थी। तो इसलिए अर्नब ने उनकी परेशानी को देखते हुए उन्हें घर जाने का बोल दिया था। अर्नब ने आकाश को बुलाकर बोला था कि वो जाए और मॉम को घर पर छोड़कर आए। आकाश ने भी अर्नब की बातों को माना था और सलोनी जी को ले गया था। सलोनी जी का फ़ोन आया देख किशुंग बोल पड़ा था, माँ बस हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे ही हम लोग मोड़ पर पहुँचेंगे मैं आपको फ़ोन कर दूँगा, जिससे आप सारी तैयारी कर लो। सलोनी जी ने ये सुनकर फ़ोन रख दिया था और शांति जी से बोली थी, माँ अभी अरु और खुशी वहाँ से निकले नहीं हैं। किसी उनका कहना है वो लोग जैसे ही वहाँ से निकलेंगे वो हमें फ़ोन करके बता देगा। फिर इधर उधर देखते हुए सलोनी जी बोली थी, माँ भाभी कहाँ हैं, वो दिख नहीं रही। तभी उनको आवाज़ आई थी मनोरमा जी की, हम यहाँ हैं जीजी, हेलो हाय बाय बाय, नो बॉडी इज़ हियर व्हेन मनोरमा राजादा इज़ हियर। क्या हुआ सासू माँ, आप हमका याद करी का? वो क्या है ना, हम सोचे कि छोटे अभी अपनी दुल्हनिया को घर ला रहे हैं तो थोड़ा मेकअप करके तैयार हो जाएं। वो क्या है ना, हम अपनी फ़ोटो फेसबुक पर डालेंगे। मनोरमा जी की बात सुनकर सलोनी जी हंस पड़ी थी और बोली थी, भाभी आप तो बिना मेकअप के ही इतने प्यारे लगते हो, आपको मेकअप की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। माँ भाभी के कान के पीछे ना काला टीका लगा दीजिए, वरना कहीं हम लोगों ने नज़र ना लग जाए। सलोनी जी के पास उनके मनोरमा जी शांति जी के पास चली गई थी और बोली थी, सासू माँ आप हमारे कान के पीछे काला टीका तनिक लगा दीजिए। वो कहा है ना कि हम नहीं चाहते हैं कि खुशी बिटिया के आने से पहले हम बीमार पड़ जाएं या हमारा मेकअप ख़राब हो जाए। वह आपकी कहावत सुनी होगी ना सासू माँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। ऐसे कुछ होता है ना जीजी, हमने ठीक कहा ना। सलोनी जी शांति जी का चेहरा देखते हुए हंस पड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी माँ को ये सब हरकतें नहीं पसंद हैं। शांति जी का मन कर रहा था कि वह मनोरमा जी को दो चार बातें सुना दे, लेकिन वह अपने आप को रोक गई थी, क्योंकि खुशी बिटिया का आज पहला कदम पड़ने वाला था उनके घर में और वो नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी की ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। इसलिए वो चुपचाप बैठ गई थी और कुछ भी नहीं बोली थी। वही शांति जी को यूँ चुपचाप देख मनोरमा जी भी वहाँ से खिसक ली थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर वो दो पल और वहाँ रुकी तो उनकी सासू माँ उनको इतनी बातें सुनाएंगी। उनको ऐसे जाते देख शांति जी का बड़बड़ाना चालू हो गया था और वो सलोनी जी से बोली थी कि ये मनोरमा कभी भी नहीं सुधरेगी। जब देखो तब मेकअप मेकअप करती रहती है, कभी काम तो उसने कुछ करना ही नहीं है। फिर भी वो हर वक्त पायल बिटिया को सुनाती है कि खून भरी टांग ने किया, खून भरी टांग ने वो किया। ये खुद तो अपना देखती नहीं, जब देखो हर वक्त मेकअप। अब इस उम्र में मेकअप शोभा देता है क्या? सलोनी की ऐसी बातों को सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, आपको जानती हूँ कि भाभी शुरू से ही ऐसी है, तो अब इस बारे में क्या बात करें। माँ आप तब तक एक काम करवा दीजिए हमारा, आप हमें थोड़ा तैयार कर दीजिए, जिससे कि हम सारी रस्मों की तैयारी कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार बच्चों का गृह प्रवेश हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी रस्में होनी हैं। फिर शादी में जो मेहमान आए हुए हैं उनको विदा भी तो करना है ना। माँ ने आप हमारे साथ हमारे कमरे में चलें, जिन मेहमानों को विदा करना है उनको क्या क्या देना है, किसको क्या देना है, ये भी आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई बात नहीं यह कहे कि अर्नब सिंह राजजादा के यहाँ से उनको कुछ भी नहीं मिला है। शांति जी सलोनी जी की बातों को सुनकर हंस पड़ी थी और बोली थी, सलोनी बेटा लोगों का तो काम है बोलना, आप कितना भी कर ले, उनके लिए कितना भी दे लीजिए,
तो भी वो बातें सुनाने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये उन लोगों की फितरत होती है। फिर भी आप कहती है तो हम आपके साथ आपके रूम में चलते हैं और देख लेते हैं कि किस किस मेहमान को क्या क्या देना है। ये बोलकर शांति जी सलोनी जी को लेकर उनके रूम में चली गई थी और वहाँ सारा सामान देखने लगी थी। उन्होंने कुछ सामान देखा और निकाल कर अलग कर दिया था। इस तरह उन्होंने मिठाइयाँ, गहने, कपड़े जो भी देना था वो सब भी अलग अलग करके रख दिया था। ये सब करने के बाद और शांति जी ने आकाश को आवाज़ दी थी और उसको बुलाकर कहा था, आकाश बिटवा, बाहर हलवाई बैठे हुए हैं, आप उनसे सुबह का नाश्ता बनवा लीजिए, क्योंकि अभी मेहमानों को विदा भी करना है और बच्चे भी आने वाले हैं। आप ये काम कीजिए, इतने में हम बच्चों के आने की तैयारी कर लेते हैं। आकाश ठीक है दादी माँ बोलकर वहाँ से चला गया था और बाहर जाकर वो सारे काम करवाने लगा था, जैसा कि शांति जी ने कहा था। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में भी खुशी की विदाई की सारी तैयारी हो गई थी और सुजाता जी ने आयुष को बुलाया था। सुजाता जी ने जाते जाते खुशी के माथे को चूमा था और उसको बोला था, खुशी बिटिया, आज मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी। आपने आज तक जो भी किया उससे आपकी माँ को हमेशा आप पर गर्व महसूस हुआ है और मैं जानती हूँ कि आप आगे भी अपनी माँ का सिर कभी झुकने नहीं देंगी। तो मैं आज आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये जो ज़िंदगी है आप दोनों की, जो आज से स्टार्ट हो रही है, इस ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आए आपको अर्नब बेटे का साथ नहीं छोड़ना है। आप दोनों की लाइफ में बहुत सारे मुकाम ऐसे आएंगे जहाँ हो सकता है लड़ाई भी हो और झगड़ा भी हो, लेकिन उसको प्यार से सुलझाना आप दोनों के हाथों में ही है। ये आप दोनों की आपसी समझ पर निर्भर करेगा कि आप दोनों को एक दूसरे को कितना समझ पाते हो, आप एक दूसरे को कितना जानते हो। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को जान ही नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे तो आपके बीच की लड़ाइयाँ बढ़ती रहेंगी और आप दोनों की प्यार का अंजाम भी वही होगा जो कि बाकी लोगों का होता है, यानी कि तलाक। लेकिन जितना मैं आप दोनों को जानती हूँ और जितना मैं अर्नब बेटे को समझ पाई हूँ, उनको गुस्सा ज़रूर आता है लेकिन वह दिल के बहुत ही अच्छे हैं। उनके दिल में जो होता है वही उनकी ज़ुबान पर होता है। शायद यही कारण है कि लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनकी यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों की आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों, आप दोनों हर वक्त खुश रहो, कोई भी गम आप लोगों की ज़िंदगी में ना आ पाए। ये एक माँ की ख्वाहिश है और जानती हूँ कि आप दोनों वो पल तो कभी आने भी नहीं दोगे जिससे कि आपके परिवार का सर नीचे हो, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा समझदार हो। ये बोलते हुए सुजाता जी ने खुशी का हाथ एक बार फिर अर्नब के हाथों में दे दिया था। वो बोली थी, आज मैं अपनी ज़िंदगी, अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में दे रही हूँ अर्नब बेटा। मैं जानती हूँ कि आप उसको मुझसे ज़्यादा प्यार करोगे और उसके सहज के रखोगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, क्योंकि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं देखा है। अर्नब ने सुजाता जी का हाथ थाम के बस इतना ही बोला था, माँ आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपकी लाडली की ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। अर्नब की बात सुनकर सुजाता जी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो खुशी को देख के जो इस वक्त फूट फूट कर रोने लगी थी। खुशी को रोते देख सुजाता जी के रुके हुए आंसू बाहर आ गए थे और वो भी खुशी को अपने गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। किशुंक और मान्या दोनों को चुप करवाने के लिए आगे जा ही रहे थे कि अर्नब बोल पड़ा था, मुझे लगता है हमें इन दोनों को रोने देना चाहिए। वैसे भी ये पल कुछ ऐसा ही होता है, जब एक बेटी विदा होती है हर किसी को ना एक बार इस पल से गुज़रना पड़ता ही है, फिर चाहे बेटे की शादी हो या बहन की।
हमें भी तो कभी न कभी इस पल से निकलना है जब हमारी अंजू हमें छोड़कर अपने ससुराल जाएगी। अर्नव की आंखों में भी नमी आ गई थी। उसकी आंखों में नमी देख मान्या बोल पड़ी थी, ओह मेरी रोने धोने वाली फैमिली, यार हद हो गई। खुशी, तुझे और माँ को रोता देख जीजू भी रो पड़े। माँ, खुशी अब आपके एक घर छोड़कर ही रहने वाली है, तो आपको नहीं लगता कि हमें उसको हंसते हुए विदा करना चाहिए? मान्या की बात सुनकर जहाँ संध्या जी और आयुष हंस पड़े थे, वहीं खुशी उसको घूर कर देख रही थी, मानो उसको बोल रही हो, तू आज ज़्यादा बोल रही है, तेरा भी वक्त आने दे। मान्या उसको घूरने का मतलब समझ गई थी और हंसते हुए बोली थी, मिसेज हिटलर राजादा, अब ये घूरने घुराने का काम ना तो अपने मिस्टर राजा के साथ करियो। अब जल्दी कर, वहाँ सब तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और तू माँ की चिंता मत कर, मैं हूँ ना उनके साथ। लेकिन अब तू एक बेटी के साथ एक बहू, एक बीवी और एक भाभी है, तो अब तू जा, हम लोग दिन में आते हैं, फिर शाम को रिसेप्शन भी तो है। किशुन जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और संध्या जी और सुजाता जी ने खुशी का हाथ थाम उसको धीरे से कार में बिठा दिया था। खुशी कार में तो बैठ गई थी, पर अब भी वो उस अपनी मम्मा को ही देखे जा रही थी। वहीं सुजाता जी अर्नव के पास आई थी और उसके आगे हाथ जोड़कर बोली थी, माई जी, मैं जानती हूँ आप वैसे तो मेरी खुशी का बहुत ध्यान रखोगे, मुझसे भी ज़्यादा, पर हर माँ की तरह मैं भी बस आपसे आज यही कह सकती हूँ, आप उसको इतनी खुशियाँ देना कि वो सब भूल जाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अर्नव उनका हाथ थाम बोल पड़ा था, माँ ये हाथ आप मेरे सर पर रखें, हाथ मत जोड़ें। माँ बेटे को हक से बोलती हुई अच्छी लगती है, तो आप बस अपने इस बेटे को हुक्म दे, मैं अपनी जान तक दे दूँगा आपके चेहरे की खुशी के लिए। अब आते हैं मिसेस राजादा पर, तो माँ आप खुद कहेंगी ये बात कि आपकी बेटी बहुत खुश है, बस आप अपने आप को हमसे अलग मत समझिए। बाकी एक वादा आज मैं भी करता हूँ, बहुत जल्द आपके पास आपके बेटे को लेकर आऊँगा। ये वादा है एक बेटे का उसकी माँ से। सुजाता जी ने आगे बढ़कर अर्नव का माथा चूम लिया था और उसको कार में बैठने को कहा था। कहीं दूर से अचानक ही सबको एक गाने की आवाज़ आने लग गई थी। सुजाता जी ने खुशी के आंसू पोंछे थे और आयुष को आवाज़ लगाई थी। आयुष इस पल से बच रहा था, वो काफ़ी देर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब सुजाता जी ने उसे बुलाया था तो उसे बाहर आना ही पड़ा था। और जैसे ही वो बाहर आया, उसकी नज़र खुशी पर पड़ी थी। उसको देखकर एक बार फिर से वो रो पड़ी थी और उसको भी रोता देख आयुष की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो खुशी के पास गया था और उसका हाथ थाम के बस इतना ही बोला था, मेरी हिटलर दीदी तो हमेशा हिटलरगिरी करते हुए ही अच्छी लगती है। आज आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप ना ऐसे आंसू मत बहाओ। पता है ना, आज आप रोते हुए बिल्कुल ना भूतनी लग रही हो। आयुष की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो बोली थी, हाँ भूत की बड़ी बहन भूतनी, अब मेरा छोटा भाई भूत है तो बहन तो भूतनी होगी ही। जाता जी और संध्या जी दोनों को यूँ लड़ते देख कर उनके होठों पर हंसी आ गई थी और आंखों में कई नमी थी। सुजाता जी ने आयुष को बुलाया था और एक नारियल उसको दे दिया था और उसको कार के आगे के टायर के पास रखने को कहा था। अर्नव कार में बैठ चुका था, लेकिन खुशी की नज़र तो अपने घर वालों पर थी। वो अपनी माँ को देखे जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू अभी भी भरे हुए थे। अर्नव ने किशुन को कार राजादा हाउस की तरफ लेने को कहा था और किशुन उस नारियल के ऊपर से कार चढ़ाकर कपूर मैंशन पार कर गई थी और नारियल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। खुशी के जाने के बाद सुजाता जी फूट फूट कर रो पड़ी थी और वो रोते हुए ही अंदर आ गई थी और कान्हा के मंदिर में आकर बैठ गई थी। वो वहाँ बैठी कान्हा से बस अपनी खुशी की खुशियों की प्रार्थना करती रही थी।
दूसरी तरफ खुशी अभी तक कार में बैठे रो रही थी, तो अर्नव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया था और धीरे से उसे बोला था, मिसेस राजादा, मैंने आपको मना किया था ना कि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। आप हंसते मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हो। खुशी अर्नव की बातों को सुनकर अपने आप को शांत करने में लगी थी, क्योंकि सच तो वही अब जानती थी कि उसकी शादी हो चुकी है। खुशी को चुप देख अर्नव उसके पास आया था और बोला था कि अब तो कुछ बोल भी लो बीवी। ये बोलते हुए अर्नव जैसे ही खुशी के करीब आया था, खुशी एकदम से सिहर गई थी। अर्नव के गर्म सांसों की वजह से अर्नव के होठों पर स्माइल आ गई थी ये देखकर, और वो धीरे से बोल पड़ा था, बीवी अभी तो मैं आपके करीब आया भी नहीं हूँ। जब मैं सच में आपके करीब आऊँगा तो फिर आपकी क्या हालत होगी, सोच लो। खुशी की सांसें तेज हो उठी थी अर्नव की बात सुनकर, और वहीं अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके हाथ अपने होठों रख दिए थे। खुशी की हालत और हार्ट बीट दोनों ही तेज़ हो गई थी और उसने दूसरे हाथ से कार की सीट को कसकर पकड़ लिया था। खुशी को यूँ शर्माते देख अर्नब बोल पड़ा था, बीवी अभी तो मैं तुम्हारे ज़्यादा करीब आया भी नहीं हूँ। आज रात का सोचो, आप शायद भूल रही हो, और आप जानते भी हैं इस रात को एक एक पल का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। खुशी अर्नब की बातों को सुन अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बैठ गई थी। ये देख अर्नब हंस पड़ा था और बोला था, बीवी अभी जो करना है कर लो। रात को तो बस तुम, मैं और हमारा ढेर सारा प्यार होगा। अब घर चलें। अभी अर्नब खुशी को और तंग करता इससे पहले ही किशुन बोल पड़ा था, अगर तेरा भाभी को तंग करना हो गया हो तो तू घर पर फ़ोन करके माँ को बता दे कि हम लोग आ ही गए हैं। इससे वो तुम दोनों का गृह प्रवेश करवा कर बाकी भाभी तेरे साथ ही रहने वाली है, वो कहीं नहीं जा रही। अरु तो तू अब उनका हाथ छोड़ सकता है। किशुंग की बात सुनकर अर्नब हंसते हुए बोला था, किशुंग अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है, किसी पराई औरत का नहीं, और यह हाथ मैंने साथ निभाने के लिए पकड़ा है, ना कि छोड़ने के लिए। अब तेरी बकवास हो गई हो तो जल्दी बता। किशुंग अर्नब की बातों को सुनकर हंस पड़ा था और बोला था, तू सड़ू था, सड़ू है और सड़ू ही रहेगा। अर्नब ने किशुंग को घूर कर देखा था और सलोनी जी को फ़ोन कर दिया था कि बस वो आ ही गए हैं। सलोनी जी ने जैसे ही सुना वो लोग घर के पास आ गए हैं तो शांति जी से बोल पड़ी थी, माँ चलिए बच्चे आ गए हैं, हमें बाहर चलना चाहिए गृह प्रवेश की रस्म करवाने के लिए। अंजलि को भी आवाज़ दे दी थी और मनोरमा जी को भी बाहर बुला लिया था। वहीं राजादा हाउस के बाहर अर्नब और खुशी की कार आकर रुक चुकी थी। कार की आवाज़ सुनते साथ ही शांति जी, सलोनी जी, मनोरमा जी सब के सब बाहर आ गए थे। उन्होंने अर्नब से धीरे से खुशी को कार से बाहर लाने को कहा था और अर्नब भी खुशी का हाथ थाम कार से ऐसे उतरा था जैसे खुशी कोई गुड़िया हो, जिसे अगर हल्का सा हाथ लगाया तो कहीं टूट ना जाए। अर्नब को ऐसे करते देख सलोनी जी एक बार फिर से गौतम जी की याद आ गई थी। उनको वो पल याद आ गया था जब वह शादी करके राजादा हाउस में पहली बार आई थी, तो गौतम जी ने भी ठीक ऐसे ही किया था। सलोनी जी ने शांति जी को दोनों बच्चों की आरती उतारने को कहा था और अंजलि से हल्दी की थाल लाने को कहा था। अंजलि जैसे ही हल्दी की थाल लेकर आई थी, सलोनी जी ने खुशी को कहा था, खुशी बिटिया आप हमारे घर की सबसे बड़ी बहू हैं, आप इस हल्दी की थाल में अपने दोनों हाथ हल्दी की छाप लेकर दरवाज़ों के कोने कोनों अपने हाथ की छाप लगा दें। खुशी ने जैसे ही हल्दी की थाल में हाथ रखा था, अर्नब ने भी उस थाल में अपने हाथ रख दिए थे और बोला था, मॉम शादी दोनों ने की है, साथ दोनों ने निभाना है ज़िंदगी भर, तो हल्दी की छाप अकेले खुशी जी क्यों लगाएंगी। जब हम दोनों इस रिश्ते में हैं तो हम दोनों एक साथ हल्दी की छाप दरवाजे के कोनों कोनों पर लगाएंगे। अर्नब की बात सुनकर सलोनी जी और बाकी सबके चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उन्होंने भी इस बात के लिए हाँ बोल दिया था।
तो अर्नब ने भी खुशी के हाथों के दोनों तरफ अपने हाथों की छाप लगा दी थी। हल्दी की छाप लगाने के बाद सलोनी जी ने अंजलि को चावल का कलश रखने को कहा था। अंजलि और पायल ने चावल का कलश रख दिया था। साथ ही में आलते की थाल भी। सलोनी जी ने खुशी को चावल का कलश गिराने को कहा था और आलते की थाल पर अपने पाँव रखकर अंदर गृह प्रवेश करने के लिए भी कहा। खुशी ने ठीक वैसे ही किया जैसे कि सलोनी जी ने कहा था और उसको ये सब करना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नमी थी क्योंकि उसको अभी भी सुजाता जी की याद आ रही थी। तभी पीछे से उसको सुजाता जी की आवाज़ सुनाई दी थी। खुशी अंदर प्रवेश कर चुकी थी। आरती की बारात में अपने दोनों पैरों को रखते हुए उसने एक पल को भी अर्नब का हाथ छोड़ा था और अर्नब भी उसको संभालने में लगा हुआ था। अर्नब को इस तरह खुशी का ध्यान रखते देख सलोनी जी हंस पड़ी थी और बोली थी, अरु आपकी बीवी कहीं नहीं जा रही है तो यहीं है, वो गिरेगी भी नहीं, ये सारी रस्में हमने भी की है तो आप उनका हाथ छोड़ सकते हैं। अर्नब सलोनी जी की बातों को सुनकर बोल पड़ा था, हाँ मॉम, मैं जानता हूँ कि खुशी को कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने फेरी लेते समय उनको वादा किया था कि मैं हर पल हर जगह उनका साथ दूंगा और उनके हाथ मेरे हाथों से कभी नहीं छूटेंगे। तो आप बताइए भला वो वादा मैं इतनी जल्दी कैसे तोड़ दूँ। खुशी ने जैसे ही अर्नब की बातें सुनी थी तो उसके चेहरे पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई थी और उसने धीरे से अर्नब को कहा था, मिस्टर राजादा, आप हमारा हाथ छोड़ सकते हैं। लेकिन अर्नब ने उसकी बातों को नहीं सुना था, बल्कि उसने और कस के खुशी का हाथ थाम लिया था और उसको सबके सामने बोला था, मिसेस राजादा, मैंने आपका हाथ ज़िंदगी भर थामने के लिए पकड़ा, न कि हर पल छोड़ने के लिए। तो अब अगर आप भी चाहोगी ना तो मैं भी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला और ना ही मैं आपको अपने आप से दूर जाने दूंगा। इसी तरह हंसी मजाक में अर्नब और खुशी का गृह प्रवेश हो चुका था, लेकिन अंदर आते साथ ही खुशी को सुजाता जी की याद आ गई थी। वो 2 पल खड़ी हो गई थी, तभी उनको पीछे से सुजाता जी की आवाज़ आई थी, लाडो। सुजाता जी की आवाज़ आते साथ ही खुशी ने उसने पीछे पलट के देखा तो सच में सुजाता जी, संध्या जी, मान्या और आयु गेट पर खड़े थे। ये देखकर खुशी की आंखों में नमी आ गई थी और वो बोली थी, मम्मा आप आ गए। वो भागकर सुजाता जी के गले लग गई थी और रोने लगी थी, मम्मा मैंने थोड़ी देर में ही आपको बहुत ज़्यादा मिस करा है। सुजाता जी खुशी के बालों में हाथ फेरते हुए बोली थी, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मुझे ही भी तेरी याद आ रही थी, इसलिए तो हमने तुझे सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। खुशी ये सुन के हैरान हो गई थी और बोली थी, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? आप कौन से सरप्राइज़ की बात कर रही हैं? दादा जी ने खुशी की बात सुनकर हंसकर बोला, ये जो अभी तुझे मिला है और तुझे पता है ये सब किसकी प्लानिंग थी? खुशी वैसे तो समझ गई थी कि ये सब प्लानिंग कौन कर सकता है, फिर भी उसने सुजाता जी से पूछा था, मम्मा वैसे तो हम जानते हैं कि ये प्लानिंग कौन कर सकता है, फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं, तो आप बताइए अब कि ये सब प्लानिंग किसने करी थी? दादा जी ने अर्नब की तरफ देखा था और बोली थी, जमाई जी ने, उन्होंने ही हमसे ये सब करने को बोला था क्योंकि वो चाहते थे कि जब तू राजादा हाउस में गृह प्रवेश करे तो उदास होकर नहीं बल्कि हंसी खुशी के साथ करे। तो देख उन्होंने हमें बोला और हम आ गए। तुम दोनों हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहो और तुम दोनों की जोड़ी को किसी की भी नज़र ना लगे, मैं बस कान्हा से यही प्रार्थना करूँगी। खुशी और अर्नब का गृह प्रवेश तो हो ही चुका था, तो सलोनी जी ने अपनी माँ से बोला था, माँ अब आप अरु और खुशी बिटिया को मंदिर में लेकर चलिए। तो नानी माँ दोनों को राजादा हाउस में बना हुआ जो मंदिर था उसमें ले गई थी। जैसे ही दोनों मंदिर में पहुँचे थे, नानी माँ ने दोनों को मंदिर में बैठने को कहा था और उन दोनों से सारे भगवान की पूजा करवाई थी। तब तक अंजलि और पायल खीर लेकर आ गई थी और नानी माँ ने खुशी से बोला था, खुशी बिटिया आपको ये
खीर खानी है, वो भी अपनी सासू माँ के हाथ से और हम सबके हाथ से भी एक एक चम्मच। तो खाएंगी ही आप, हमें ऐसा विश्वास है। खुशी नानी माँ की बातों को सुनकर हल्की सी स्माइल से बोली थी, बिल्कुल नानी माँ, आप कहेंगे तो हम क्यों नहीं खाएंगे। नानी माँ ने पहले खुशी को एक चम्मच खीर खिलाई थी, फिर उन्होंने अपने छोटे को एक चम्मच खीर लाई थी। वहीं सलोनी जी ने भी पहले खुशी को खीर खिलाई और बाकी उसके बाद में अन्ना को धीरे धीरे सब एक एक करके खुशी और अर्नव को खिलाते हैं, जिससे उनको ऐसा लग रहा था कि उनका पेट काफ़ी ज़्यादा हद तक भर गया है। बाद में अर्नव चीख कर बोल पड़ा था, अरे यार बस भी कर, बच्चे की जान लोगे क्या आप सब मिलकर। सब लोग अर्नव की हालत देखकर हंसने लगे और बोले थे, ये तो शादी के लड्डू हैं तो धीरे धीरे सबको खाने पड़ते हैं। सबकी बातें सुनकर खुशी हंस पड़ी थी और अर्नव उसकी हंसी में खो गया था और गुनगुनाने लगा था। अर्नव को यूँ सोच में देख किशुन को शरारत सूझी थी और वो उसके पास आकर बोला था, अरु मेरे भाई क्या हुआ, अभी अभी तो तेरी शादी हुई है और शादी होते साथ ही तू तो उदास हो गया। अभी तो ना तूने भाभी के जूते खाए हैं, ना उन्होंने तुझे सबके सामने पीटा है, फिर तेरे को क्या हो गया। अरु तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज गए हैं, तू इतना उदास क्यों है मेरे भाई। तू ना उदास होकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तू सड़ू और अकड़ू बनकर ही अच्छा लगता है। किशुन की बात सुन के अर्नव ने उसे घूर कर देखा था और धीरे से बोला, तू ना हमेशा से मेरे हाथों से पिटता हुआ ही अच्छा लगता है। तू कहे तो मैं मारूं, लेकिन ये सोच लियो कि मान्या अभी इधर ही है और जब तू मेरे हाथों से मार खाएगा तो वो सोचेगी कि मैं कैसा इंसान हूँ और कैसी इंसान से शादी कर सकती हूँ जो अपने ही बड़े भाई के हाथों से मार खाता है। अर्नव ने जैसे ही किशुन को ये सब बोला था, वो हड़बड़ा कर पीछे हट गया था और बोला था, भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो जाता है, तू ना भाई की बातों का बुरा मान जाता है। चल ना, मैं जा रहा हूँ, माँ ने बुलाया है, कुछ काम होगा। अर्नव को ये बोलकर किशुन वहाँ से भाग लिया था और उसकी ऐसी हालत देखकर अर्नव हंस पड़ा था। वहीं खुशी दूर बैठे हुए अर्नव को हंसते हुए देख मन ही मन सोच में थी कि ये कैसा इंसान है। मैंने इनको अकड़ू सड़ू मतलबी इंसान समझा था, लेकिन वो हमारी गलतफहमी थी। ये तो कितने अच्छे इंसान हैं। ये जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारी तो ज़िंदगी ही पलट गई। मेरी माँ जो किसी पर भरोसा नहीं करती थी, आज अपने जमाई पर भरोसा इतना ज़्यादा करती है कि वो अर्नव जी के लिए कुछ भी कर सकती है। और मैं खुद भी तो किसी पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन आज मुझे मिस्टर राजदादा पर पूरा भरोसा है। अभी खुशी सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अर्नव की नज़रों से टकराई थी। अभी खुशी कुछ सोच ही रही थी कि तभी अर्नव ने उसे दूर से इशारा करके पूछा था कि क्या हुआ। खुशी ने सर हिलाकर मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं हुआ। तो अर्नव ने दोबारा उसे इशारा करके पूछा था कि क्या वह ठीक है। खुशी ने हंसकर उसको आंसर दिया था कि वह बिल्कुल ठीक है, वो उसकी टेंशन ना ले। अभी अर्नव खुशी से कुछ और पूछता इशारों से, उससे पहले ही सलोनी जी वहाँ पर आ गई थी और आते ही बोली थी, ये दोनों के इशारों में क्या बात हो रही है, अभी रस्में ख़त्म नहीं हुई है, आप दोनों रस्में होने का इंतज़ार कीजिए। अर्नव कुछ बोल ही नहीं पाया था अपनी माँ के आगे, इसलिए वो चुपचाप सर नीचे झुकाकर बैठ गया था। उसको ऐसे सर झुकाते हुए देख खुशी के होठों पर एक बार दोबारा से स्माइल आ गई थी। वहीं खुशी के पास अब तक पायल आ गई थी और उसे तंग करते हुए बोली थी, क्या हुआ जेठानी जी, आप तो अभी से ही अरु भैया के ख्यालों में खो गई हो। अरु भाई से तो आपका मिलना अब रात को ही होगा और अभी तो रात होने में काफ़ी देर है, तो रात का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। पायल की बात सुनकर खुशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तभी नानी माँ और अंजलि वहाँ पर आ गई थी मनोरमा जी के साथ और आते ही उन्होंने अर्नव और खुशी को दोनों को बुलाया था। वे दोनों जैसे ही उठकर खड़े होकर नानी माँ के पास जाने लगे थे तो शांति जी ने अंजलि को बोला था, अंजलि बिटिया नीचे 2 पाटे बिछा दीजिए। और जैसे ही वह दोनों पाटे बिछे थे
नानी माँ ने उस पर दोनों को बैठने को कहा था और उनके सामने एक बड़ी परात में उन्होंने कुछ कौड़ियाँ और एक अंगूठी डाल दी थी और उस परात में दूध और गुलाब के फूल भी थे। नानी माँ ने दोनों को रस्में बताई थी कि इस रस्म में क्या क्या होता है। उन्होंने दोनों को बोला था कि इस रस्म में आप लोगों को इस परात में से अंगूठी ढूंढनी है और जो अंगूठी जल्दी ढूंढेगा वो इस रस्म का विनर होगा। नानी माँ की बात सुनकर अर्नब बोल पड़ा था, फिर तो ये रस्म मैं ही जीतूंगा। नानी माँ, और आप तो जानती हैं कि आपके छोटे कभी भी हारते नहीं हैं। अर्नब की बात सुनकर नानी माँ हंस पड़ी थी और बोली थी, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चों को बहुत सारी तरक्की मिले, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। लेकिन इस रस्म में हार जीत का सवाल नहीं है। अगर कोई भी एक हारता है तो हमें इस रस्म को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आप हारे या आप जीते, ज़िंदगी की चक्की चलानी तो आप दोनों ने मिलकर ही है। तो किसी की हार जीत का इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो बस एक रस्म बनी है इंजॉय करने के लिए, जिसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। बाकी इसे आप लोग अपने दिलो दिमाग में ये लेकर कभी मत जाइएगा कि यह हारा और ये हारी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रस्म है। तो आप दोनों इसको रस्म की तरह इंजॉय कीजिएगा, यही मैं आप दोनों को समझा सकती हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें।